ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। फॉरेन एक्सपर्ट दिलीप सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है और अमेरिका हमले के बाद ईरान का इजरायल पर जवाबी हमला भी देखने को मिला है। क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, सुनवाते हैं। ये युद्ध जो है ईरान के विरुद्ध अब एक निर्णायक दौर में आ गया है और ईरान की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इजरायल ने ही पहले आक्रमण करके ईरान की क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब जबकि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से आ गया है और उसने खुद इतनी भारी बमबारी की है ईरान की, तो न केवल ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो ध्वस्त हुआ है इसमें, जैसा कि लग रहा है। हो सकता है कि पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना उसे नुकसान पहुंच चुका है कि कुछ वर्षों के लिए तो ईरान परेशान रहेगा, उससे पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। और ईरान की अपनी आक्रामक क्षमता भी बहुत कमजोर हुई है और अमेरिका के आने के बाद और भी कमजोर हो जाएगी। यदि ईरान अब फिर हमला करता है इजरायल के ऊपर, तो अमेरिका फिर हस्तक्षेप करेगा। इसलिए ईरान की क्षमता बहुत कमजोर हुई है। ईरान के पक्ष में ज्यादा देश सामने नहीं आए हैं। हमास ने इसकी निंदा की है, देखते हैं बाकी अरब देश करते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि किसी भी अरब देश ने कोई और कार्रवाई नहीं की है। आलोचना के अलावा वहां पर सड़कों पर कोई विरोध नहीं हुआ है, ना ही और कोई कार्यक्रम किया है। यहां तक कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर तो जाकर के भोजन भी कराए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और ये निश्चित है कि वहां पर ईरान पर बातचीत हुई थी और बातचीत में निश्चित रूप से अमेरिका ने सहयोग माना होगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से सहयोग हो सकता है कि किस प्रकार का सहयोग पाकिस्तान कर सकता है अमेरिका का, ये नहीं मालूम है। लेकिन चूंकि अमेरिका के हवाई जहाज बहुत दूर से आते हैं ईरान पर आक्रमण करने के लिए, इसलिए हो सकता है कि कुछ लॉजिस्टिकल सपोर्ट की यदि जरूरत पड़ती उन्हें, तो पाकिस्तान को वो स्टैंड बाई रूप में रखते। जहां तक होर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, वो एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से उसी रास्ते से होकर खाड़ी का सारा तेल भारत को आता है और विश्व के अन्य देशों के पास जाता है, और उसे बंद करने की क्षमता निश्चित रूप से ईरान के पास है, क्योंकि बिल्कुल उसके नजदीक है वो, और एक दो जहाज डुबाने से ही वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो यदि वो होता है तो तेल के दाम बढ़ेंगे और तेल की सप्लाई घटेगी। तो उस परिस्थिति में भारत को और विश्व के अन्य देशों को, विशेषकर चीन को, बहुत नुकसान पहुंचने की आशंका है। जहां तक मध्यस्थता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि ये समय उपयुक्त है मध्यस्थता के लिए, क्योंकि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज हैं, वो भी प्रयास करते रहे हैं कि इसमें कुछ कर पाएं, वो नहीं सफल हो पाए हैं। तो भारत के लिए ऐसा कोई अवसर अभी सामने नहीं है। यदि आगे चल के आता है तो निश्चित रूप से हमें मदद करनी चाहिए इसमें, लेकिन अभी जिस प्रकार की आक्रामक नीति राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई सुराग, कोई रास्ता मिल रहा है भारत को जिसमें कि वो मध्यस्थता कर सके। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए ललित। एक्सपर्ट साफ तौर पर यह मानना है कि इसका जो नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट है वो पूरी तरह से ईरान पर ही पड़ने जा रहा है। तो ईरान के हमले के बाद इजरायल ने पलटवार किया और उसके बाद अब ईरान ने, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इजरायल पर जवाबी हमला देखने को मिला है। लगातार जो जंग है वो और ज्यादा भीषण होती नजर आ रही है। हालांकि फॉरेन एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि इस हमले में ईरान जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होगा, उसकी जो क्षमता है, शक्ति है रिटेलिएट करने की, वो भी कमज़ोर होगी। और अगर अमेरिका फिर से कोई कार्रवाई ईरान के खिलाफ करता है तो और ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां ईरान के लिए पैदा हो सकती हैं। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से ईरान के लिए संकट की स्थिति है, लेकिन ईरान डटा हुआ है, वो बराबर लड़ रहा है परमाणु हथियारों को लेकर, उनके निर्माण को लेकर। जिस तरह से अमेरिका ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है और उसको वो निर्माण को भी रोकने के लिए
कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रतिबद्धता देखने को मिली और इजराइल का इसमें उसको साथ मिल रहा है। तो पश्चिमी ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें अमेरिका ने दागी और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला इजराइल पर किया है। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार और अमेरिका के हमले के बाद फिर ईरान ने जवाबी हमला किया है इजराइल पर। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका अगर और बड़ी कार्रवाई करता है, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि अब ईरान को शांति स्थापना करनी चाहिए, अगर ईरान शांति स्थापना नहीं करता तो फिर अमेरिका और बड़ी कार्रवाई भी करेगा। जो है ईरान के विरुद्ध अब एक निर्णायक दौर में आ गया है और ईरान की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इजरायल ने ही पहले आक्रमण करके ईरान की क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब जबकि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से आ गया है और उसने खुद इतनी भारी बमबारी की है ईरान की, तो न केवल ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो ध्वस्त हुआ है इसमें, जैसा कि लग रहा है। हो सकता है कि पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना उसे नुकसान पहुंच चुका है कि कुछ वर्षों के लिए तो ईरान परेशान रहेगा, उससे पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। और ईरान की अपनी आक्रामक क्षमता भी बहुत कमजोर हुई है और अमेरिका के आने के बाद और भी कमजोर हो जाएगी। यदि ईरान अब फिर हमला करता है इजराइल के ऊपर तो अमेरिका फिर हस्तक्षेप करेगा। इसलिए ईरान की क्षमता बहुत कमजोर हुई है। ईरान के पक्ष में ज्यादा देश सामने नहीं आए हैं। हमास ने इसकी निंदा की है, देखते हैं बाकी अरब देश करते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि किसी भी अरब देश ने कोई और कार्रवाई नहीं की है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days.
Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. देखिए, मुझे लगता है कि जो ईरान पे अटैक हुआ है उसके 3 स्ट्रेट अप्रोचेज और कैलकुलेशंस हैं। वह एक जियो स्ट्रेटेजिक है, एक जियो पॉलिटिकल है और एक जियो इकोनॉमिक है। जियो स्ट्रेटेजिक का फैक्टर ये है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर रहा था। वो ना केवल अमेरिका और इजराइल के लिए, जो कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है, बाकी दूसरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ये यूएई हो, वो भी एक तरीके से इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे थे और कोई भी कंट्री ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अप्रूवल नहीं दे रहा था। तो जियो स्ट्रेटेजिकली चाहे इजराइल के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में हो, वो कभी भी इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। अमेरिका कई बार से ईरान के साथ न्यूक्लियर डायलॉग और डिस्कशंस रख रहे थे, कई टेक्निक्स अपनाई जिसमें सैंक्शंस भी इम्पोज किए ईरान पे, लेकिन ईरान कभी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। सीधे नेगोशिएशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। अभी भी ओमान के माध्यम से नेगोशिएशन करने की बात चल रही थी और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट और इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता था। जिस तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट आया, उसमें ये बात कहा गया कि जो उसके परिष्कृत यूरेनियम है वो 60% पहुंच गए और 90% पहुंचने में कुछ महीने और कुछ दिन लगेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हुआ कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया वो इजराइल के लिए बहुत सीधा सीधा थ्रेट है और बाकी कंट्रीज के लिए भी थ्रेट है। तो अमेरिका ने इसके लिए एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी और एक दबावकारी और एक अपना आक्रमणकारी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस है उस पर अटैक किया। दूसरा, जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि ईरान जो मिडिल ईस्ट का स्टेटस को है उसको चेंज करने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहा था। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।